नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज कुछ टर्मिनोलॉजी जो एनर्जी एफिशिएंसी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने वेबसाइट खोल रखी है powermin.gov.in। पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पर कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे इस जो एनर्जी कंजर्वेशन विषय है उसके बारे में हमें बहुत आवश्यक है इसको जानना। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप उन वीडियोस में भी जाकर के विषय में देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने ज़रूरी हैं और हमें वैसे भी ज्ञान होना चाहिए इसका। तो एनर्जी एफिशिएंसी, the primary energy demand in India has grown from 450 million tons of oil equivalent in 2000 to about 770 million ton of oil equivalent in 2012। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2012 में कितना ऑयल इक्विवेलेंट था, टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो ये आप बता सकते हैं कि एनर्जी डिमांड जो है इंडिया में कितना हो गया है। 2012 में 770 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हो गया और 2030 में इसकी जो है 1250 से 1500 तक इसका डिमांड जो है बढ़ने की उम्मीद है। तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इंक्रीज इन ड्रिवन बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये कई कारणों से होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर इंक्रीजिंग इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विच लीड टू ग्रेटर डिमांड फॉर एनर्जी सर्विसेज सच एज लाइटिंग, कुकिंग, स्पेस, कूलिंग, मोबिलिटी, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, ऑफिस ऑटोमेशन एक्सेट्रा। ये क्यों बढ़ता है, एनर्जी डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये वास्तव में बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जो इसके कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो सीधे तौर पर संबंध रखते हैं अपनी इनकम की ग्रोथ करने से और इकोनॉमिक ग्रोथ करने से। और क्योंकि जब भी कोई इनकम की ग्रोथ करना चाहता है या इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता है तो उसको वो क्या यूज़ करता है, लाइटिंग करता है, कुकिंग करता है, स्पेस कूलिंग करता है, मोबिलिटी करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ऑफिस ऑटोमेशन होता है। तो इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस ग्रोथ इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द करंट वेरी लो लेवल ऑफ एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो भी बहुत कम वैल्यू की सप्लाई हो रही है इस समय इंडिया में। द एवरेज एनुअल एनर्जी सप्लाई इन इंडिया 2011 वॉज 0.6 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा। तो 2011 में हमारा एनुअल एनर्जी सप्लाई कितना था? 0.6 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा था। जबकि ग्लोबल का तो जो सप्लाई थी एनर्जी की वो 1.88 टन ऑफ ऑयल पर कैपिटा थी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है it may also be noted that no country in the world has been able to achieve human development index of 0.9 or more without an annual energy supply of at least 4 ton of oil equivalent per capita। तो 4 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर कैपिटा हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.9 को अचीव करने के लिए इतनी की आवश्यकता होती है एनर्जी की। Consequently, there is a large latent demand for energy services that needs to be fulfilled in order to for people to have reasonable income and decent quality of life। तो ये इसके अलावा भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती हैं। खैर, ये बातें लिखी हुई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन 2 pronged approach of energy to cater energy demand of citizens while ensuring minimum growth of CO2 emission so that global emission do not lead to irreversible damage to the earth system। On the one hand, in the generation side, the government is promoting greater use of renewable energy mix mainly through solar and wind, and at the same time shifting towards supercritical technologies for coal based power plants। तो पहला इसने क्या किया, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हमारा हम लोग यूज़ करें, ग्रेटर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स, जैसे कि यूजिंग सोलर एंड विंड, सोलर और विंड का यूज़ करते हुए। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरा एफर्ट क्या किया, ऑन द अदर साइड एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एफिशिएंटली यूज़ द एनर्जी इन द डिमांड साइड थ्रू वेरियस इनोवेटिव पॉलिसी मेजर्स एंड द ओवरऑल एम्बिट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और उसके बाद फिर हम इसको जो हम एनर्जी का यूज़ करें उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। तो 2 चीज़ें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट
में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स को हमें यूज़ करना है सोलर विंड का यूज़ करके। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि हमें जो हमारे पास यूजेस हैं, यूजेस पैटर्न है, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो EC एक्ट ये आपने जाना कि 2001 में जाना जाता है, आप जानते हैं, मतलब 2001 में इसको लॉन्च किया गया था और उसके अंदर में BEE की स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। तो BEE क्या काम करता है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के डिफरेंट वर्क्स हमने डिफरेंट वीडियोज़ में पढ़ रखे हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद मैं अब जाना EC एक्ट 2010 में अमेंड किया गया था, ये भी आप जान चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज़ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट टू डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हु एनर्जी कंजम्पशन इज लेस। अब गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लगाए, तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी देना शुरू किया जो कंज्यूमर्स जो हमारे ज़्यादा एनर्जी बिजली बचाते थे। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर whose energy consumption is more than prescribed norms and shall be entitled to purchase energy saving certificate to comply with the prescribed norms and standards. The central government may, in consultation with the bureau, prescribe the value of per metric ton of oil equivalent of energy consumed. Energy consumption buildings which are having connected load of 100 kilowatt or contract demand of 120 kV and above come under the preview of ECBC and direct EC एक्ट। तो हमने ECBC की बात की, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC की बात की थी, तो यहाँ पर ECBC एक टर्मिनोलॉजी हमें याद करनी पड़ेगी। फिर स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग की बात की थी कि हमें हर एक जो हमारे अप्लायंसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, उन सब में एक स्टैंडर्ड एंड लेवल को फिक्स किया जाए। और इसके बाद फिर हमने एक यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स। ये किसके लिए बनाया गया था? ये इसको याद कर लीजिएगा, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स फॉर पैसेंजर कार्स हैज़ बीन नोटिफाइड इन ऑन 30 जनवरी 2014। तो 30 जनवरी 2014 को CAFC कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स पैसेंजर कार के लिए लाया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ड्यूरिंग द 12th प्लान स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम विल टारगेट एटलीस्ट 3 और मोर इक्विपमेंट्स। देन नेक्स्ट है ECBC के बारे में हम जान चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड होता है, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में हम जान चुके हैं। न्यू कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 27 मई 2007 को इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्स में मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें आप देख लेंगे। यहाँ पर अब दूसरी चीज़ है, एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है डिमांड साइड मैनेजमेंट DSM स्कीम। तो एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट in order to tap the energy saving potential, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 11th प्लान बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो किसने शुरू किया था एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट स्कीम? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने शुरू किया था। ठीक है, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट, AGDSM भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? AGDSM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है Bureau of Energy Efficiency with an objective to induce energy efficiency in agriculture by creating market-based framework for implementation of few pilot projects and create awareness among end users and other stakeholders for adoption of energy efficient pump sets। तो इसमें क्या था, एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट को हमें बढ़ाने की बात की है। मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट्स ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द 11th प्लान वर्क। अब क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स है? 11 डिटेल प्रोजेक्ट DPR हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड 8 स्टेट्स फॉर 11 डिस्कॉम्स कवरिंग 20,750 पंप सेट्स कनेक्टेड ऑन 87 फीडर्स, एवरेज 40%, मतलब 96 मेगा यूनिट energy savings potential assessed. One pilot project in Solapur, Maharashtra is being implemented and reflected savings by 6.1 MU by efficiency upgradation of 2209 pump sets. Monitoring and verification methodology have been prepared. तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ अभी हमारा जो फोकस है वो है एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट को यहाँ पर लाया गया था एग्रीकल्चर DSM में। एग्रीकल्चर DSM या AGDSM डिमांड साइड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट में इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद 12th प्लान में भी किया था रियलाइजिंग द वास्ट एनर्जी सेविंग्स पोटेंशियल इन द सेक्टर। BEE इंटेंडेड टू कंटिन्यू प्रोग्राम विद एन ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड अप द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंसी इन प्लान थ्रू फॉलोइंग इन्वेंशन। अब सस्टेनेबल एनर्जी की फिर बात की गई अगले 12th प्लान में।
रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू मैंडेट द यूज़ ऑफ BEE स्टार रेटिंग पंप सेट फॉर न्यू कनेक्शंस। तो जितने नए कनेक्शंस थे उसके लिए BEE स्टार रेटिंग वाले पंपों को ही बढ़ावा दिया गया। फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPR एंड सेटिंग अप मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स। दूसरी चीज़ थी म्यूनिसिपल DSM, डिमांड साइड मैनेजमेंट। म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट, इसमें क्या किया गया? आइडेंटिफाई द मेन इमेंस एनर्जी सेविंग पोटेंशियल इन म्यूनिसिपल सेक्टर। BEE initiated municipal demand side management during Plan 11. The basic objective of our project was to improve overall energy efficiency of ULBs, which could lead to substantial savings of electricity consumption, thereby resulting in cost reduction savings for ULBs. The major achievement of 11 plans are as follows. Sustainable survey was conducted 175 ULB across the country. 134 ULB bankable DPR were prepared after taking up investment graded energy audit. इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड एनर्जी ऑडिट नोट कर लीजिए इसको, इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट वेब पोर्टल वाज डेवलप्ड अंडर द प्रोग्राम। द पोर्टल कंसिस्ट ऑफ DPRs and knowledge materials developed under the program. Implementation of the project at the ground level is highly necessary, which will create a market transformation among technology providers, implementing partners, financial institutions, etc. In view of these facts, it is proposed that implementation of demo projects in 15 ULBs will be taken on pilot basis during 12th plan. In addition, technical supports will be provided by ULBs by appointing technical experts to selected ULBs. इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं SME स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई। देन स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स, देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज। नेक्स्ट आपको टर्मिनोलॉजी क्या याद रखनी है? स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज। तो हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की। स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज, ये हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑन स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड स्कीम, ठीक है। तो ये आप ये फंड एक्चुअली द स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू ओवरकम द मेजर बैरियर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स। अब एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के लिए फंड की आवश्यकता हुई, उसके लिए बनाया गया स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड की स्थापना की गई, ठीक है। देन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम हमारे पास है ही है। हमने बहुत सारे स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम बनाए रखे हैं, मतलब चल भी रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं डिप्लोमा सेक्टर में, और भी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसको नोट कर लीजिए। NMEEE, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC. NMEEE aims to strengthen the market for energy efficiency by creating conducive regulatory and policy regime, and has envisaged fostering innovative and sustainable business models to the energy efficiency sector. तो ये NME के बारे में आपने जाना, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं पैट क्या चीज़ है? परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू एनहेंस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग विच कैन बी ट्रेडेड। तो पैट के बारे में आपने जाना। मार्केट ट्रांसफॉर्म फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, MTEE, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, फॉर एक्सीलरेशन, ये किस लिए बनाया गया? फॉर एक्सीलरेटिंग द शिफ्ट टू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज इन डेजिग्नेटेड सेक्टर्स थ्रू इनोवेटिव मेजर्स टू मेक द प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल। तो प्रोडक्ट को और एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए पॉइंट ऑफ से मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी लाया गया, ठीक है। देन एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म for creation mechanism that would help finance demand side management programs in all sectors by capturing future energy savings। और देन फीड की बात करेंगे। फीड का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये सारी डिटेल्स हैं और पैट के बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप पैट के बारे में डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। MTEE के बारे में भी लिखा हुआ है। बचत लैंप योजना, बचत लैंप योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BEE ने शुरू किया था। पहले हम बचत लैंप योजना क्या, इट इज़ ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ BEE डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स टू अचीव एक्सीलरेट मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। तो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग के लिए बचत लैंप योजना लाई गई थी, ठीक है। देन है सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम, SEEP। द अदर कंपोनेंट ऑफ अंडर MTEE इज ए न्यू प्रोग्राम कॉल्ड सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम। तो सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। SEEP is a program designed to bring accelerated market transformation for super efficient appliances by providing financial stimulus innovatively at critical points of interventions। तो इसी को प्रमोट करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट हमारे पास बहुत अच्छे सुपर एफिशिएंट अप्लायंसेस अगर को प्रमोट करने के लिए हमने SEEP लाए, ठीक है। और SEEP के बाद फिर यहाँ पर एक टर्म और देख रहे हैं आप, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। Under this program, MOU has been signed with financial institutions to work together for development of energy efficiency market and for identification of issues related to this market। तो यहाँ पर MOU साइन किए गए थे मैसर्स PTC इंडिया, मैसर्स CDB आप देख पा रहे हैं, HSBC बैंक, टाटा कैपिटल, IFFC इन सब के बीच में, और BEE ये पैक्ट साइन किया गया किस लिए, टू प्रमोट फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स। तो एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, FEED, फीड। अंडर दिस इनिशिएटिव 2 फंड्स हैव बीन क्रिएटेड, पार्शियल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी PRGFEE एंड वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसकी भी स्थापना की गई। पार्शियल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी is a risk sharing mechanism to provide commercial banks with partial coverage of risk involved in extending loans for energy efficiency projects। तो यहाँ पर रिस्क को कवर करने के लिए, पार्शियल कवर करने के लिए एक ये पार्शियल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी बनाया गया। उसके बाद है वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इज़ ए फंड टू प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। तो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी कैपिटल के लिए ये वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए। इसके अलावा अवार्ड्स और कंपटीशन भी दिए जाते हैं जिस डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी थी जो हमें जानने योग्य थी, वो मैंने आपको बताई। इसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच।